हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए गुप्तकाल के टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी टाइप के होंगे और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं। तो यह टॉपिक नंबर 5वां है, आपका प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और चैनल वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन में है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। देखिए, सबसे पहली बात है कि किसी भी वंश के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले संस्थापक को जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन में है कि गुप्त किसके सामंत थे। तो गुप्त जो थे यह कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, ये कुषाणों के सामंत थे। उसके बाद से गुप्त कुषाणों के बाद ये गुप्त वंश का उदय हो गया। ठीक है, तो विकल्प भी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। तो महाधिराज जो है यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, तो यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन में है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। ठीक है, तो गुप्त शासन के दौरान एक बहुत ही प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट जो थे ये सब पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है सोलर सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है। ठीक, तो विकल्प आपका जो डी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन में गुप्त शासकों की जो सरकारी या दरबारी भाषा थी वह क्या थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट करिए। गुप्त शासकों की जो सरकारी या दरबारी भाषा थी वह आपकी संस्कृत थी। ठीक है, तो संस्कृत इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये दिख रहा है यह इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो 6ठे नंबर के क्वेश्चन में कि इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। या सीधे सीधे क्वेश्चन में आता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं। या तो डीपली में पूछेगा तो इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा, ये क्वेश्चन आ सकता है। या डायरेक्ट पूछे तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपका दोनों में एक ही होगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को कई सारे क्षेत्र में विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया था। ठीक है, तो इस तरह से विकल्प आपका जो बी होगा राइट आंसर होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। तो हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोकने वाला जो शासक था वह आपका स्कंदगुप्त था। ठीक है, ये गुप्त वंश का शासक था स्कंदगुप्त, इसने हुणों से बचाया था भारत को। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए, गुप्त राजवंश जो है यह अपने कला और स्थापत्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो विकल्प यहाँ डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब 9वें नंबर के क्वेश्चन में है आपका कि अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं। तो अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं ये आपके गुप्त काल से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विकल्प ए कि अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं ये आपके गुप्त काल से संबंधित हैं। देखिए दोस्तों, जल्दी जल्दी जितना जल्दी करेंगे उतना समय का बचत होगा और जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को कवर भी कर लेंगे। अब 10वें नंबर के क्वेश्चन में है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अजंता का जो चित्रकारी हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों को उकेरा गया है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका विकल्प बी होगा कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर में उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन था। तो उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, आपके बिहार में है। अजय को बख्तियार खिलजी ने क्या किया था कि लूटपाट के पुस्तकें लिए सबको जला दिया। ठीक है, लगभग लाख पुस्तकें थी, उनको जला दिया था। ठीक है, कई महीने तक ये नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा और ये उत्तर गुप्त काल में बहुत ही प्रसिद्ध था। ठीक है, अपने शिक्षा के लिए। 12 नंबर के क्वेश्चन में कि एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो दोस्तों, एरड़ अभिलेख का संबंध देखा जाए यह भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है, भानुगुप्त और एरड़ अभिलेख में ही सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख भी मिलता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे आप। तो एरड़ अभिलेख का जो संबंध है वो आपके भानुगुप्त से है।
आगे देखेंगे दोस्तों, आगे क्वेश्चन में है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए इसको। फायान जो था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, लगभग 12-13 वर्षों तक ये भारत में रहा था, ठीक है। और यहाँ पे शिक्षा को भी ग्रहण किया था। फायान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा राइट आंसर होगा। अगले नंबर के क्वेश्चन में कि भारतीय संस्कृति का स्वर्णकाल कौन था। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्णकाल कहा जाता है आपके गुप्त काल को, ठीक है। हर एक चीज़ इसमें जो है थी चरम उत्कर्ष पे थी, ठीक है। यानी अर्थव्यवस्था से लेके स्थापत्य कला या कला संस्कृति की बात करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे इस समय खोज भी हुई थी, जो जैसे कि आर्यभट्ट वारा मिहिर हैं, चरक हैं, इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दी भारत को। तो यहाँ विकल्प आपका बी सही होगा कि भारतीय संस्कृति का स्वर्णकाल आपका गुप्त काल था। 15 नंबर के क्वेश्चन में कि फायान कहाँ का निवासी था। तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और ये निवासी था आपके चीन का, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ह्वेनसांग और फायान ये बड़ा कन्फ्यूजन करता है कि ह्वेनसांग पहले आया था या फायान। तो फायान पहले आया था, इसके बाद हर्षवर्धन के शासनकाल में आपका ह्वेनसांग आएंगे, ठीक है। वो भी यहाँ रहेंगे, यहाँ अध्ययन करेंगे, ठीक, और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, तो याद रखिएगा। पहले फायान है, उसके बाद ह्वेनसांग। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन बनने हैं। पहला है कि सेतुबंध का रचनाकार कौन है, तो प्रवरसेन द्वितीय, और ये किस वंश से संबंधित है तो वाकाटक वंश से, ठीक है। वाकाटक वंश से ये संबंधित है। तो विकल्प यहाँ डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर में कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए ये। तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है, तो कहा गया है समुद्रगुप्त को, ठीक है। ठीक है, समुद्रगुप्त के काल से जो सिक्के मिले हैं उस पर इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको कविराज भी कहा गया है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि किस गुप्त शासक को बीड़ा बजाते हुए चित्र का अंकन किया गया है सिक्कों पर, तो आपका समुद्रगुप्त होगा। यहाँ 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है। तो सक्रोपम कहा गया है आपके कहौम स्तंभ लेख में, ठीक है। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो श्रीलंका के एक शासक हुए मेघवर्मन, ठीक है। इन्होंने समुद्रगुप्त के साथ समकालीन थे, तो इन्होंने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी कि भाई हम भगवान बुद्ध की उनका मंदिर बनवाना चाहते हैं। तो वो किस स्थान पर कोई अनुमति मांगा था, तो मांगा था आपके बोध गया का, ठीक है। अब बोध गया का नाम आपने सुना होगा, अब जाएंगे वीडियो में जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो यहाँ जो विकल्प सी होगा आपका सही उत्तर होगा। 20 नंबर के क्वेश्चन में है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, ठीक है। तो जो मंदिर है, मंदिर के निर्माण का कला जो था ये सबसे पहले गुप्त काल से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ विकल्प आपका जो डी होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे 21 नंबर में कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की, देखिए इससे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था, महाधिराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उस समय विक्रमादित्य की उपाधि बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती थी, ठीक है। तो ये कब धारण किए भाई, तो ये धारण किए आपका शकों पर उन्मूलन करने के बाद, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन एक और बन गया आपका। और दूसरा कि इनके उन्मूलन के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये आपका जो विकल्प होगा सही उत्तर होगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो दोस्तों गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु, ठीक है। तो विष्णु इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए गरुड़ का ध्वज लेके गुप्त वंश वाले चलते थे, यानी गुप्त वंश का जो ध्वज पताका केतु होता था उस पर गरुड़ का चित्र अंकित हो, राज्य चिन्ह गरुड़ था इन लोगों का, ठीक है। और गरुड़ जानते ही हैं किसका वाहन है, आपके विष्णु जी का, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है, तो ये शकों पर जो विजय के उपरांत में इसने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे और एक काम किया था भाई, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मेहरौली यानी दिल्ली का जो स्थित लौह स्तंभ है इसका निर्माण किस सदी में हुआ।
तो इसका निर्माण हुआ था आपके चतुर्थ सदी में, ठीक है। तो वही 300 ईस्वी की बात करेंगे, चतुर्थ शताब्दी मतलब 300 ईस्वी, ठीक है। 300 से 399 के बीच में हुआ था। तो मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी में हुआ था। 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो दोस्तों गुप्तकालीन शासन प्रणाली की बात करेंगे तो यह राजतंत्रात्मक थी। राजतंत्रात्मक मतलब समझ रहे हैं, लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक में जनता चुनाव करती है, लेकिन राजतंत्र में राजा ही अपना युवराज चुनता है, ठीक है। तो ये वंशावली प्रणाली चलती है। तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी, ठीक है। तो विकल्प यहाँ आपका ये जो होगा सही उत्तर होगा। यहाँ 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है। तो सर्वोत्कृष्ट मंदिर की बात करेंगे गुप्त काल में तो आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। ये देखिए दशावतार मंदिर आपके क्वेश्चन में आता है कि दशावतार मंदिर किस काल में इसका निर्माण हुआ था, तो आपके गुप्त काल में, ठीक है। तो ये गुप्त काल में सबसे सर्वोत्कृष्ट मंदिर भी है दशावतार मंदिर। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा राइट आंसर होगा। आगे के क्वेश्चन में है दोस्तों कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। तो यहाँ 16, 17 और 19 नंबर की जो संख्या है गुफा में, इसकी जो निर्माण हुआ इसका ये आपके गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। तो यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमरकोश के लेखक कौन है, अमर सिंह, और ये किस शासक से जुड़े थे। तो दोस्तों यह जुड़े थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। तो विकल्प आपका जो डी होगा इसका राइट आंसर होगा। 29 में है आपका कि गुप्त संवत जो कि 319 से 20 के बीच में प्रारंभ हुआ, इसका श्रेय किससे दिया जाता है। तो गुप्त संवत का जो प्रारंभ करने का श्रेय है वह चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। तो यहाँ विकल्प ये राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 30 नंबर के क्वेश्चन में मित्रों कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक जो हरिसेन है, ठीक है, ये आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो यहाँ विकल्प मित्रों आपका जो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन यह आपके समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो क्लासिकल यानी संस्कृति युग क्यों कहा जाता है भाई। तो यहाँ क्या है कि कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचने के कारण, ठीक है। देखिए जो गुप्त काल है इसमें कला का भी बहुत विकास हुआ और साहित्य का भी बहुत विकास हुआ था, ठीक है। इसके ज़्यादा विकास होने के कारण इसे क्लासिकल युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब 32 नंबर पे बात करेंगे कि सारनाथ के जो धमेक स्तूप है इसका निर्माण किस काल में हुआ। तो दोस्तों सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण की बात करेंगे तो यह आपके गुप्त वंश में हुआ था, ठीक है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है क्योंकि कई सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण आपके गुप्त काल में हुआ है। 33 नंबर के क्वेश्चन में है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो देखिए दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए। और गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा चलती थी उसे दिनार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दिनार इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। 34 नंबर के क्वेश्चन है कि कुमार संभवम महाकाव्य जो है इसे किस कवि ने लिखा है। तो कुमार संभवम जो महाकाव्य है इसके रचयिता हैं आपके कालिदास जी, ठीक है। कालिदास जी, वही कालिदास जी जिसे भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बहुत सारे संस्कृत में इन्होंने महाकाव्य लिखे हैं। 35 नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की, जैसा कि मैंने बताया कि बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना का जो श्रेय है वह आपके जाता है कुमारगुप्त को, ठीक है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था, ठीक है। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा राइट आंसर होगा मित्रों। 36 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कि जो आपके गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी। तो देखिए गुप्त युग में बात करेंगे तो उपज का 6वां भाग लिया जाता था, ठीक है, 1/4 या 1/6। तो 1/6 को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। तो गुप्त युग में जो है भू राजस्व की जो दर थी वह उपज का 6वां भाग लिया जाता है, ठीक है, 1/6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी।
आगे बढ़ेंगे दोस्तों 37 नंबर के क्वेश्चन में कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नगरों का क्रमिक पतन जो है ये आपके गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो विकल्प यहाँ ये सही उत्तर होगा। 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो सबसे ज़्यादा मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा अधिक ग्राम अनुदान में दिया था आपके गुप्त वंश के राजाओं ने। देखिए मंदिरों का भी रख रखाव के लिए जो बजट की आवश्यकता होती थी, इसके लिए गुप्त वंश क्या करते थे कि गांव को दान में देते थे। यानी जो गांव से इनको कर प्राप्त होता था उससे मंदिर का काम चलता था, और ब्राह्मणों को भी दे देते थे कि भाई तुम लो 10 गांव और 10 गांव का जो राजस्व की प्राप्ति होगी वो तुम रखना, ठीक है, अपना खर्चा चलाना। तो ऐसे दिया जाता था। तो सबसे ज़्यादा गुप्त वंश के राजाओं ने दान में दिया था गाँव को। 39 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखिए कि दिल्ली के मेहरौली कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है, ठीक है, इसकी जो संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम ये सबसे पहली मस्जिद है भारत में बनने वाली, और इसके प्रांगण में स्थित जो लौह स्तंभ है यह किसकी स्मृति में है, ठीक है। तो यह आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में इसको बनाया गया था। और याद रखिए कुव्वत उल इस्लाम जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये भारत में पहली मस्जिद भी है, ठीक है। और इसी के प्रांगण में स्थित है आपका मेहरौली का लौह स्तंभ जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की स्मृति में बनाया गया है। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि काली द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था। तो कालिदास द्वारा रचित जो है मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक जो था वह नाम था अग्निमित्र, ठीक है। देखिए इसमें नाम इस नाटक में छुपा भी है नाम अग्निमित्र, ठीक है, ये इसका नायक था। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति लेख में अवेलेबल है, ठीक है। तो विकल्प यहाँ जो ये होगा मित्रों आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। यानी स्त्रियों की दशा पुरुषों की दशा के बराबर थी, ठीक है। तो ये आपका था गुप्त काल। विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुप्त काल में स्त्री और पुरुष कंधे से कंधे मतलब एक समान थे, पुरुषों के बराबर थी स्त्रियाँ। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि कौन सा राजवंश हुडू के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो कौन सा राजवंश हुडू से आक्रमण से विचलित हुआ था। तो आपका गुप्त था, ठीक है। गुप्त इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। 44 नंबर के क्वेश्चन में कि गुप्त वंश ने अवधि तक शासन किया। यानी गुप्त वंश ने कितनी अवधि तक शासन किया। तो यह 319 से 500 ईस्वी तक, ठीक है। देखिए ईसा पूर्व नहीं है इन लोगों का शासनकाल, ईस्वी में है, ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है। तो 319 से 500 ईस्वी के बीच में गुप्त वंश के राजाओं ने राज किया था, ठीक है। तो विकल्प यहाँ आपका डी होगा मित्रों सही उत्तर। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि बाल विवाह प्रथा की जो शुरुआत है वह कब हुई थी। तो बाल विवाह प्रथा की शुरुआत भी आपके गुप्त काल की देन है। तो विकल्प आपका जो ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। तो सोने के वेरी इंपॉर्टेंट करिए पहले तो भाई इसको, सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में सर्वाधिक जारी किए गए थे। तो विकल्प आपका जो बी होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन में कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है। तो दोस्तों पीछे के क्वेश्चन में मैंने चर्चा किया कि वो आपकी एरड़ अभिलेख में मिलता है। तो विकल्प आपका जो सी होगा राइट आंसर होगा। 48 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है आपका भूमरा नहीं बयाना होगा, ठीक है, सॉरी। विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है आपके बयाना जो कि भरतपुर में पड़ता है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। 49 नंबर पे नज़र डालेंगे गुप्त काल के में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था। तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो था वह आपके ताम्रलिप्ति, ठीक है, ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था यहाँ से इसको मैनेज किया जाता था, ठीक है। तो ताम्रलिप्ति इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्ति पत्तन से संचालित होता था।
50वें नंबर के क्वेश्चन में कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तांबा का सिक्का, ठीक है। तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था आपका रामगुप्त, ठीक है। रामगुप्त इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला जो गुप्त शासक था वो आपका रामगुप्त था, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस मित्रों आज इतना ही। फ्री में PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, जाके आप विजिट कर सकते हैं। हाई करके अपना नाम लिखेंगे, फ्री में यह PDF आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।